अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मीप लर्निंग फोरम यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन जो है इसका। बेसिकली हम फिजिक्स का जो है 9 क्लास के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे हम। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बिकॉज मेरे लिए यही मोटिवेशन होती है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी तक कोई भी आपको जो है सिर्फ पेपर्स प्रोवाइड कर देने से कुछ भी नहीं होता। आपको एमसीक्यूज़ के रिलेटेड, क्योंकि एमसीक्यूज़ एक ऐसा पॉइंट है कि 12 नंबर्स आप लोगों के पेपर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊं। हाँ, अगर आप लोग चाहोगे कि मैं आप लोग को न्यूमेरिकल्स भी इस पेपर के सॉल्व करवा दूं सारे, तो आप लोग कमेंट करके जो है मुझे ये कह सकते हो कि भाई न्यूमेरिकल्स भी करवाएं, तो इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स भी जो है इसके करवा देंगे सारे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है हमारे पास कि भाई फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर, ठीक है, मास, वेट, इलास्टिसिटी, या फिर आपके पास जो है, ठीक है, आपके पास जो फिजिकल बैलेंस जो है ना, किस चीज़ के नापने के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है, वो होता है आपके पास मास, ठीक है। फिजिकल बैलेंस बेसिकली क्या है? आमतौर पे आप उसको एक तरीके से बीम बैलेंस भी जो है वो कहलाता है, ठीक है। मास को नापने के लिए जो है ना एक तरीके से इस्तेमाल होता है। और एक बहुत ही मतलब मशहूर ये है, आप जब आपने ये पढ़ा भी होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो इसको और क्या है डिस्कस किया जा सकता है। अच्छा, ये दूसरा है आपके पास कि इफ अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट 3 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, देन द वर्क डन विल बी। अच्छा, पहले देखो, वर्क डन यहाँ पे आपको निकालने के लिए, सबसे पहले देखो वर्क डन निकालने के लिए क्या है। वर्क डन निकालने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर है, वो आपके पास ये होता है जो कि मैं यहाँ पर आपको कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट एफ मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे फोर्स क्या है, जो कि आपके पास जो है फोर्स दे दिया गया है, वो है आपके पास, ठीक है। फोर्स आपके पास है 6 न्यूटन का, ठीक है। फोर्स है 6 न्यूटन का। और आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये आपके पास डायरेक्शन दी हुई है, डायरेक्शन मीन्स डिस्प्लेसमेंट, जो कि डी आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद जो है, क्योंकि एक ही उस पर लग रहा है, आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बेसिकली रुख क्या है, वो एक ही है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स ही के डायरेक्शन में एक ही उसमें रुक हुआ है, तो यहाँ पे जो आपके पास थीटा होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो आप अगर देखो कॉस जीरो रखते हो तो वहां पे क्या होता है, ये चीज आप ऑलरेडी जो है पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आपने ये चीज सॉल्व भी की होगी। तो कॉस जीरो सिंपल सा थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, वो 1 के बराबर होता है। तो ये अब सिंपल सा क्या इसमें आप पुट कर दो, ठीक है। पुट किस तरीके से करोगे? सबसे पहले आपके पास, ठीक है, तो पुट इस तरीके से करोगे, फोर्स क्या है हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है वो 3 है, और उसके बाद कॉस थीटा वो हमारे पास है 1। तो हमारे पास ये टोटल क्या आ जाएगा, 6 3 18, 18 आपके पास ये हो जाएगा, और 18 जूल्स, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन क्या दिखा रहा है, कैलकुलेशंस बेसिकली जो ये आपके पास है कि 16 न्यूटन की फोर्स बेसिकली आपको लगाई जाएगी, और ऑब्जेक्ट को जो है ना 3 मीटर तक उसी डायरेक्शन में मूव किया जाए, तो उसका टोटल वर्क डन क्या हो जाता है, वो 18 जूल्स होगा। तो यहाँ पे 18 जूल्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे जो है क्लियरली ये 18 जूल्स को कर दोगे, ठीक है। थर्ड वन आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तीसरे पे आ जाते हैं। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शंस इज आल्सो नोन एज, जिसमें लिमिटिंग फ्रिक्शंस, रोलिंग फ्रिक्शंस, स्टैटिक फ्रिक्शंस, या नन ऑफ दीज, ठीक है। द मेन इसका जवाब जो है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शंस, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शंस क्यों है, ठीक है। अब सिंपल सी कहानी यहाँ पर अगर मैं तुम्हें समझाऊं इधर, कि जब आपके पास बेसिकली जो मेन आंसर इट्स ऑल अबाउट कि हमेशा याद रखना कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शंस क्या होता है, कि भाई दो चीज़ों के दरमियान में जो लगने वाली फ्रिक्शंस को बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शंस आप जो है वो कहते हैं। और जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम हद को पार करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट बेसिकली हिलना क्या कर देता है, हिलना शुरू कर देता है। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ होता है ना, तो वो फिर जब हिलना शुरू कर देता है, ठीक है, तो उस मैक्सिमम हद को हम कह रहे होते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शंस कहते हैं। और ये वो फ्रिक्शन है जो बेसिकली ऑब्जेक्ट के हिलने से पहले उस पर लगता है। तो दैट इज ऑल अबाउट, यहाँ पे क्या था कि द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शंस ये लिमिटिंग फ्रिक्शंस होता है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1004, उसका क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर सबसे पहले जानो कि होता क्या है। चैप्टर नंबर 1 में इसका पूरा टॉपिक है, जाके पढ़ लो, इजीली समझ में आ जाएंगे, बट फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं पेपर्स के अंदर एमसीक्यूज, तो ये लाजमी देख लेना। सिग्निफिकेंट्स वो डिजिट्स होते हैं जो किसी नंबर की एक्यूरेसी या फिर आप जो है ना उसको बेसिकली जाहिर करते हैं। जैसे कि आपके पास 1004 है, ठीक है, 1004, ठीक है। अब 1 क्या है आपके पास, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब 0 जो है वो आपके बीच में बेसिकली क्या होता है, वो सिग्निफिकेंट होता है, 4 आपके पास सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह से बेसिकली जो है यहाँ पे कितना टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो 4 होंगे, ठीक है। 4 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं चलो एक और बता देता हूँ, जैसे 507 है, इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कैसे? देखो, बीच में जब भी 0 आ रहा है आप उसको काउंट करते हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होता है। 507 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब अगर मैं, तुम लोग सोच रहे हो कि सर कुछ और सा बताएं, तो 0.052 इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? इसमें बेसिकली आपके पास 4 नहीं होंगे, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 और 2। क्यों? क्योंकि शुरू के जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट्स नहीं होते हैं। ये पूरे रूल्स हैं जो कि तुम्हारे बुक में अवेलेबल है, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो जाके, वरना लर्न करने का भी कुछ बच्चों ने लर्न भी किया हुआ होगा, शुरू के जो होते हैं वो नहीं होते, ठीक है।
उसी तरीके से यहाँ पे चलो एक और मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। 6.020, अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अगर तुम लोग बोल रहे हो कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सही है, ठीक है। 4 6 0 2 0 कैसे, मतलब डेसिमल्स के बाद के जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, जो डेसिमल्स लगा हुआ है उसके बाद के जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है, सही है। तो ये बेसिकली आपके पास जो है ये हो गया, तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर हमारे पास इधर जो है 4 होगा, ठीक है। अब हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, कैन नॉट प्रिडिक्ट, कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मतलब रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, दूर कोई भी चीज जो है ना धक्का देने के लिए दूर धकेलने के लिए इस तरीके से समझ लो कि वो रिपल्सिव होता है। अट्रैक्टिव मतलब कि खींचने वाली कोई भी चीज होती है, ठीक है। कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आप उसकी पेशन गोई जो होती है वो नहीं कर सकते हो। और कैन भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव का मतलब ये होता है कि भाई खींचने या दूर बेसिकली जो है करने वाली बेसिकली हो सकती है, खींचने वाली भी हो सकती है, दूर भी करने वाली हो सकती है। तो इसका आंसर है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जो है अट्रैक्टिव होती है, मतलब खींचने वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अट्रैक्टिव कर देंगे, ठीक है। उसकी वजह क्या है, वजह यह है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ना दो मासेस को एक दूसरे की तरफ क्या करती है, खींचती है, सही है। और ये बेसिकली जो है ये जो कुवत होती है ना, ये दो ऑब्जेक्ट के दरमियान बेसिकली उनके मास और उनके दरमियान के जो फासले पर जो है ना एक तरीके से मबनी होती है। और ये कभी भी रिपल्सिव जो है ना वो नहीं होती है, याद रखना, मतलब दूर नहीं धकेलती, खींचती है हमेशा, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब इसके बाद आपके पास एक और है, द मोशन ऑफ पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मोशन ऑफ पेंडुलम किसके एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशंस है, तो कि टाइप्स ऑफ मोशंस के अंदर तुम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर लोगे जो कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर है तुम्हारे पास, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना चैप्टर नंबर 2, तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है। अच्छा जी, ट्रांसलेटरी मोशंस क्या होती है कि आपकी सीधी लाइन में कोई भी चीज हरकत कर रही है वो ट्रांसलेटरी मोशंस है। रोटेशनल मोशंस क्या होता है, वो ये होता है कि भाई एक तरीके से जो है ना गिरदे है की हरकत होती है, मतलब कि जो है ना थोड़ी सी रोटेट कर रही होती है काफी, ठीक है। स्पिन वाली जो है घूमने वाली जो हरकत होती है वो स्पिन मोशंस होती है। और वाइब्रेटरी मतलब कि थोड़ा सा जो है जो हिल रही है, मतलब कि लरजने, जो जिसको उर्दू में कहते हैं लरजने वाली जो होती है, हिल रहा है बंदा, ठीक है, वो है। तो पेंडुलम जो होता है ना, पेंडुलम हमेशा याद रखना, इसका पूरा टॉपिक्स भी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो जब तुम पढ़ोगे वाइब्रेटरी मोशन, उसकी एग्जाम्पल के अंदर ही मोशन ऑफ पेंडुलम का जिक्र है, तो वाइब्रेटरी मोशन इसका होगा। कैसे कि पेंडुलम की हरकत जो होती है ना वो वाइब्रेटरी मोशंस होती है, क्योंकि वो बेसिकली अपने इक्विलिब्रियम पोजीशंस के इर्द गिर्द आगे और बेसिकली पीछे मूव करती है इस तरीके से। ये आपके पास एक पेंडुलम्स होता है ना, ये इधर मूव करता है, कभी इधर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आगे पीछे मूव करता है, और ये जो मूव्स होता है, ये जो मोशंस होता है, इसको बेसिकली आप ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी आप इसे कह रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इधर आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 8 मंथ है, जो स्टेबिलिटी ऑफ रेसिंग कार्स इंक्रीज बाय, तो वहाँ पे देखना इंक्रीज इट्स हाइट, मतलब कि जो है ऊंचाई जो है बढ़ने से, ठीक है। कार की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कैसे होती है, ऊंचाई के बढ़ने से। डिक्रीज इट्स विथ मतलब कि चौड़ाई, विथ मीन्स चौड़ाई होती है, चौड़ाई कम करने से। या फिर लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, मतलब कि जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो थोड़ा सा मतलब कि नीचे करने से, ठीक है। उसके बाद राइजिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर करने से। तो इट्स ऑल अबाउट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि भाई लोवरिंग, लोवरिंग करने से, ठीक है। लोवरिंग करने से मतलब कि जो भी रेसिंग कार्स होती है, रेसिंग कार्स की स्टेबिलिटी बेसिकली तभी बढ़ती है ना जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है। इससे कार को क्या होता है, टर्न लेने के वक्त जो है ना कम बेसिकली जो है झुकाव होता है, झुकाव जो होता है ना वो कम होता है, और ये बेसिकली ज्यादा स्टेबल रहती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब नीचे होने से ये होगा कि कार का जो बैलेंस जो होगा ना वो बेहतर होता है, जो रेसिंग के दौरान काफी ज्यादा जो है वो अहम है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके पास 8 मंथ है, द मटेरियल विथ मोस्ट इलास्टिसिटी इज रबर, ग्लास, स्टील और वुड, ठीक है। सबसे पहले इलास्टिसिटी समझ लेते हैं कि इलास्टिसिटी होती क्या है। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि किसी चीज़ के खींचने या दबाने के बाद वापस वो अपनी बेसिकली असल शक्ल में जो है या असल शेप में आ जाना, वो आपका इलास्टिसिटी होता है। अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स है तुम्हारे पास कि कौन सा मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी है। स्टील के ऊपर बात कर लेते हैं, तो स्टील बेसिकली सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है। क्यों, उसकी वजह क्या होती है, बेसिकली जब इस पर फोर्स लगता है ना तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा बैंड हो जाता है, मगर जैसे ही फोर्स हटता है तो ये अपनी फॉर्म जो होती है, जो इसकी बेसिकली जो है ना, ये फौरन बेसिकली अपने शेप में आ जाता है, ठीक है। रबर में क्या होता है कि अगर ये रबर है, हम रबर को ज़्यादा खींच सकते हैं, मगर इलास्टिसिटी का मतलब सिर्फ जो होता है आपने खींचना बेसिकली वो नहीं है, ठीक है, बल्कि असल शेप में वापस आना भी है। तो रबर कभी कभी जो होता है वो क्या होता है कि कभी कभी जो है, ठीक है, मतलब वो कभी कभी अपने बेसिकली जो है वो शेप बेसिकली जो है ना वो खराब कर लेता है, तो इसलिए स्टील से जो होता है ना वो कम इलास्टिक होता है रबर। ग्लास, ग्लास भी ये होता है कि इसके ऊपर अगर आप फोर्स लगने पर क्या होता है कि ये सीधा टूट जाता है, ठीक है, इसलिए वो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है। और वुड क्या है, ये भी बेसिकली आप इसको ज्यादा बेंड करोगे, ठीक है,
और या ये जो है एक तरीके से आप इसको खींचा, बेसिकली खींच तो सकते नहीं हो ज़्यादा, ठीक है, और ज़्यादा बेसिकली आप फोर्स लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो मेन जो इसका होगा वो आपका स्टील होता है, ठीक है। तो स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि ये फोर्स जब हटता है तो वहाँ पे आपके पास फौरन जो है ना वो अपनी असल जो शेप होती है उसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास स्टील हो गया, सही है। उसके बाद आपके पास डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 0.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 0.98 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 1.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 2.70 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा जी, तो इसका बेसिकली क्या होगा। तो सबसे पहले जो इसका आंसर है वो है आपके पास 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। वजह क्या है कि एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी होती है 2.70 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है, जो मतलब कि स्टील होगा ना, स्टील से लगभग मतलब कि एक थाई, मतलब कि समझ लो कि 1.5 हल्का बेसिकली जो है ना एक तरीके से बनाती है, ठीक है। ये कम वेट होने की वजह से जो है ना मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जैसे कि आपके पास एरोस्पेस हो गया और ट्रांसपोर्ट्स में जो है बहुत ज़्यादा जो है ये ठीक है। 10th वंस देख लो कि इफ़ अ गैस इज हीटेड इन अ सील्ड सिलेंडर दैन, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो आपके पास यहाँ पर ये होगा कि भाई, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इंक्रीज हो जाता है, या एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर ऑफ द गैस। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। क्यों, मैं बता देता हूँ। देखो, आप एक बंद सिलेंडर में जो है ना गैस को बेसिकली गर्म किया जाता है, तो क्या होता है उसका जब बंद बिल्कुल सिलेंडर है, आप उसको गर्म कर रहे हो तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, सही बात है। फिर एवरेज जो आपके पास के ई है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो उसकी जो बेसिकली जो है हरकत जो होती है, हरकत की बेसिकली जो है ना उसके पार्टिकल्स भी क्या होंगे, वो भी बेसिकली बढ़ते हैं। तो पार्टिकल्स बढ़ेगा तो फिर प्रेशर भी क्या है, वो बढ़ता है, क्योंकि पार्टिकल्स ज़्यादा तेजी से मूव करते हैं और सिलेंडर जो होंगी, जो आपकी सिलेंडर उसकी दीवारों से बेसिकली जो है वो टकराते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों में जो है इजाफा होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब सेकंड लास्ट आपके पास है कि 1 लीटर इज इक्वल टू, 1 लीटर जो है वो इक्वल टू है। तो 1 लीटर वॉल्यूम की मतलब कि एक तरीके से समझ लो कि ये एक ना यूनिट है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपके पास 1000 का होगा, ये है, ठीक है, जो कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है उसके बेसिकली बराबर होती है। ये कन्वर्जन है बेसिकली, इसको तुमने याद रखना है, वॉल्यूम के हिसाब से बड़ा काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। लास्ट वन है आपका। तो लास्ट करवाने से पहले मैं तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ तक अगर तुम लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा है और ये वीडियोस कहीं ना कहीं तुम लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि मुझे थोड़ी मोटिवेशन हो कि मैं तुम लोगों के लिए और भी बनाऊं। क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवा लो, क्योंकि बोर्ड के पेपर्स के अंदर एमसीक्यूज इंशाल्लाह और ग्रामर्स में यहीं पर ही तुम लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। जो बोर्ड के पेपर्स तुम लोग देकर आओगे इंशाल्लाह, कि तुम लोगों के लिए यहाँ पर आसानी हो जाए कि तुम लोग अपने आंसर्स मैच कर सको, ठीक है। बाकी अब लास्ट हम स्टार्ट कर देते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशंस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स, हीट ऑफ सन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका बेसिकली आंसर है लेटेंट, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सही है। क्यों, वजह क्या है इसकी, तो मैं बता देता हूँ। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता क्या है, पहले ये समझ लो। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो हीट होती है, ठीक है, कि समझ लो कि वो हीट की एक तरीके से मिकदार है, ठीक है, जो मतलब कि किसी सब्सटेंस को लिक्विड से गैस में क्या करता है, तब्दील करने के लिए जो होता है ना रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब बगैर उसके जो है ना टेम्परेचर को बदले, या फिर ये जो है ना ये तब्दीलियां, जैसे कि भाई पानी का बेसिकली उबाल कर जो है स्टीम में बदलना, इस कॉन्सेप्ट को जो है ना एक तरीके से वाजे करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपके पास था कि द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो लिक्विड ऑफ गैस यही होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि भाई ये हीट से मतलब एक तरीके से समझ लो कि हीट की एक मिकदार है जो किसी सब्सटेंस को सॉलिड से गैस में क्या करती है, तब्दील करने के लिए जो होती है रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे ये आंसर था। एंड आई होप कि यार तुम लोगों को ये जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हमारे हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो कि उनको भी हेल्प हो। और अगर तुम लोग जो है इस न्यूमेरिकल्स भी चाहते हो कि मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊँ, तो वो भी तुम लोग कमेंट कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना दूंगा इसी पेपर्स की। तो मुझे जो है दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।